Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are watching जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। और अपना जो 12th क्लास में जो केमिस्ट्री का जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा था। और केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट जो अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और उसके लिए जो गैसेस के लिए अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फाइंड आउट किया था, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो बताया था। अब आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें अपन को इंटरवल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, वो भी किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो अपन जो टॉपिक का नाम है अपना कौन सा है? इंटरवल फॉर्मूला। इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंटरवल फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटरवल फॉर्मूला कैसे बनाना है, पहले इंटरवल वर्ड का मतलब बताते हैं अपन कि भाई कोई भी रिएक्शंस में इंटरवल वर्ड का मतलब क्या है। मान लो कोई रिएक्शंस अपन ने यहाँ से स्टार्ट की और ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई आर नॉट और फाइनल कितनी हो गई आर। और अपन कहते हैं ये 0 टाइम से स्टार्ट होता है, 0 टाइम और ये टी टाइम हो गया ख़त्म। तो रिएक्शंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ फिनिश हो जाती है। उस समय आपको इनिशियल कंसंट्रेशन देते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन भी देते हैं, तो उस समय आपको क्या निकालना होता है? रेट कांस्टेंट। लेकिन कभी मान लो आपको बीच में आपको पूछ लिया कि भाई फिफ्थ 5वें सेकंड और 10वें सेकंड के बीच में रेट कांस्टेंट क्या आएगा, तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है? इंटरवल फॉर्मूला। इस समय अपन मान लेते हैं ये R1 कंसंट्रेशन है और टाइम उस समय कितना है? T1। और इसके बीच में R2 कंसंट्रेशन हो गई और टाइम कितना हो गया? T2। इन दोनों के बीच में अपन को क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है तो वो अपन समझते हैं इस टॉपिक के अंदर कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरवल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो यहाँ समझाने के लिए अपन ने बताया है R1 के समय टाइम कितना है? T1। और R2 के समय टाइम कितना है? T2। और अपन ने जो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log ई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ई आर नॉट, ये आपको अगर मालूम है तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर रेट ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R और इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट के बीच में एक फॉर्मूला आया हुआ था। ये फर्स्ट ऑर्डर का टॉपिक के अंदर आया हुआ है जिसको अपन ने शायद इक्वेशन नंबर 3 दिया था। इसी के अंदर आपको वैल्यू चेंज करनी। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने कोई रिएक्शंस में 10 ग्राम शुगर डाल दिया तो वो 10 ग्राम की 10 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन 10 से फिर 8 हुई, 7 हुई, 6 हुई, 5 हुई, वो टाइम के साथ चेंजेज हो रहा है कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं अपन। और उस समय जो है अब अपन अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। अगर T1 टाइम लेते हैं और T1 टाइम पे अगर मान लो कंसंट्रेशन कितनी ले लेंगे अपन रिएक्टेंट की R1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन जो है और उस पे R2 ले लेंगे, तो अलग अलग इक्वेशंस बनाते हैं अपन। तो जब इनिशियल कंडीशंस में log ई R1 इक्वल टू माइनस के T1 प्लस log ई आर नॉट, इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं? 4 मान लेते हैं। जब T1 टाइम है उस समय कंसंट्रेशन कितनी हो गई? R1। और अब अपन ले लेते हैं log ई R2 इजिकल टू माइनस के T2 प्लस log ई आर नॉट, ये इक्वेशन नंबर 5। अब इंटरवल फॉर्मूले में अपन को इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को लेस करना है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4। तो जो इक्वेशन 5 थी वो क्या थी अपनी? log ई R2 माइनस log ई R1 इक्वल टू माइनस के T2 प्लस log ई आर नॉट, ये था। अब माइनस जो है वो इक्वेशन पर 4 की वैल्यू माइनस
माइनस के T1 माइनस के T1 के T1 प्लस लॉग ई आर नॉट। ये देखो, ये जो वैल्यू है ये log ई आर टू की वैल्यू है, और वो वाली जो है माइनस के बाद log ई आर वन की वैल्यू है। अब अपन को मालूम है जब R2 में से R1 घटाते हैं तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log ई R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में log m माइनस log n, उसको आप क्या लिख सकते हो log m अपॉन n। तो इसी को मैंने ये लिखा है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो माइनस के T2 और ये log ई आर नॉट ये प्लस का है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू को माइनस के T2 प्लस log ई आर नॉट, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस के T1, और माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस log ई आर नॉट। तो अब ये प्लस का log ई आर नॉट और ये माइनस का दोनों हो गए कैंसल। अब अपन को बचा क्या के T1 और ये माइनस का के T2, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ई आर टू अपॉन R1 इज इक्वल टू के T1 माइनस के T2। ये हो गया। अब इसके अंदर आपको जो कॉमन लेना है वो किसको लेना है, k को कॉमन ले लेते हैं, और k को कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा यहाँ पे log ई आर टू अपॉन R1 इज इक्वल टू के कॉमन आ गया T1 माइनस T2, ये आ गया। अब आपको अगर पूछे इसमें k की वैल्यू निकालो तो k को बाहर ले लिया और T1 T2 को कहाँ भेज दिया नीचे, और बेस में जो e हटाएंगे, जब भी बेस में e हटाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लास्ट k का जो फॉर्मूला आएगा k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 log R2 अपॉन R1, और यहाँ क्या आ गया T1 माइनस T2। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए है। लेकिन कब, जब आपको इंटरवल फॉर्मूला निकालना है। इंटरवल का मतलब है दो टाइम के बीच में, जैसे 5वें और 10वें सेकंड के बीच में, 5 to 10 सेकंड के बीच में, या 10 और 15 के बीच में आपको अगर पूछ लिया रेट कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होता है रेट कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इन इंटरवल फॉर्मूला। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब जो मेजर टॉपिक जो है, ज़्यादातर टॉपिक जो है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, और वो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में अब कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, जो ये लास्ट पार्ट है, इसका बड़ा पार्ट है थोड़ा सा, और उसको अपन समझाएंगे, और ये फिर चैप्टर 1-2 दिन का ही है तो फिनिश कर देंगे इसको। तो ये यहाँ से अपन ने पूरी जो डेरिवेशंस की है ये इंटरवल फॉर्मूले के लिए की है, लेकिन कौन से के लिए की है अपन ने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की गैसेस भी हो गई, इंटरवल भी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, उन पे न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और ये टॉपिक अपना कंप्लीट होने के बाद में अब नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। तो टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस आएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होगी, वो टॉपिक इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी है। तो ये थ्योरी अपन को समझनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई टेम्परेचर का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शंस में। तो ये टॉपिक अपन यहाँ बताएंगे, वास्तव में टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ अपन समझाते हैं।
तो मान लो अपन कोई भी रिएक्शंस देखते हैं, मान लो एक रिएक्शंस है जिसमें आपने ये एक कंटेनर लिया और ये एक दूसरा कंटेनर ले लिया, इसमें भी अपन ने वाटर डाला हुआ है, ये वाटर है और इसके अंदर भी सेम वाटर की क्वांटिटी है, मान लो 100 ml दोनों में ले लिया, ए और बी में। तो ये ए है और ये बी कंटेनर है। अब दोनों में सेम टाइम में शुगर डाल देते हैं अपन, 1 स्पून शुगर इसमें भी डाल दिया और 1 स्पून शुगर इसमें भी डाल दिया। और इसका जो टेम्परेचर है अपन 27 डिग्री ले लेते हैं। 27 डिग्री इट मीन्स आप मान लो 300 केल्विन। और इसका जो टेम्परेचर अपन ले लेते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 310 केल्विन। ऐसे नहीं है कि आपको केल्विन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका अगर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो केल्विन भी 10 केल्विन ही बढ़ेगा, कि ऐसा कोई उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको अगर ध्यान रखना है कि भाई डिग्री और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो केल्विन इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इससे अपन इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों कंटेनर अलग अलग है और उनमें क्वांटिटी वाटर की सेम है और शुगर की क्वांटिटी सेम है, और इसको इसमें डिज़ोल्व किया। यहाँ पे भी मैंने क्या चीज़ मिक्स किया है, इसके अंदर शुगर सेम 1 स्पून शुगर डाल दिया। तो अपन कहते हैं जो शुगर का डिजोल्यूशंस है या शुगर की जो सॉल्यूशन जो है वो जल्दी किस में बनेगा, अपन कहते हैं बी सॉल्यूशन जल्दी फिनिश हो जाएगा, या बी में केमिकल रिएक्शन जल्दी फिनिश हो जाएगी। क्यों? तो ये अपन ने बताया कि भाई इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, डिफरेंस है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर कम करेंगे या बढ़ाएंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, तो वो सीधा किस पे इम्पैक्ट करती है, रेट ऑफ रिएक्शंस पे। तो यहाँ अपन रेट ऑफ रिएक्शंस का डिपेंडेंस जो है वो किस पे है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। और अपन ने ये अलग अलग करके देख भी लिया, घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं कि भाई वास्तव में टेम्परेचर का इसमें कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये अपन ने ये चीज़ हम समझाई अभी कि वास्तव में कोई भी रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट है। अब चाहे कोई रिएक्शंस का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक भी हो सकती है। रिएक्शंस कोई भी हो, तो चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक है, लेकिन दोनों रिएक्शंस पे, रेट ऑफ रिएक्शंस पे किस पे डिपेंडेंसी होती है, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर दोनों रिएक्शंस को सेम इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है एक्सोथर्मिक स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी और एंडोथर्मिक स्लो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों की स्पीड बढ़ेगी, चाहे एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। आपको एक चीज़ और समझा दूँ, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट का एक्सपेल होना, हीट का इवॉल्व होना, और एंडोथर्मिक का मतलब हीट को इन्वॉल्व करना, अंदर डालना। तो यहाँ इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पॉजिटिव आएगी और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बस ये ध्यान रखना है, एक्सो चाहे एंडो है, रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों टेम्परेचर के, इन दोनों में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होगा। अब होने के अंदर क्या हो सकता है कि भाई आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर क्या किया है, बढ़ाया, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं, वो सीधा किस पे इफेक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, अब यहाँ आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी 10 डिग्री बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया मूवमेंट बढ़ गया। अब मूवमेंट अगर बढ़ेगा तो आपस में जो ये कॉलिजन्स है वो क्या कॉलिजन्स ज़्यादा करेंगे। पहले जो कॉलिजन्स हो रहे थे इनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में, वो कम चल रहे थे क्योंकि टेम्परेचर कम था, और कम टेम्परेचर पे क्या जो इनका काइनेटिक एनर्जी था वो भी क्या था, कम था। लेकिन आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री। सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने से इनके बीच में क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्यों बढ़ा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो वही टेम्परेचर अपन ने तो सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाया, और वो भी कितने, देखो अपन मान लो इसका टेम्परेचर केल्विन में लेते तो कितना आता है, 300 केल्विन, और इसका टेम्परेचर कितना आता है, 310 केल्विन। ये केल्विन की वैल्यू। आपने बढ़ाया कितना, सिर्फ 10 केल्विन, और वो भी किस पे बढ़ाया आपने, 300 पे बढ़ाया। तो जब लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी 3% आती है, सिर्फ कितना आती है, 3%, 3.3 आता है। तो ओनली तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ना चाहिए, 3% बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है वो 2 to 3 टाइम्स,
मतलब 200 to 300 टाइम्स मतलब परसेंटेज में बढ़ जाता है। तो केमिकल अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई 3%, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर इंक्रीज द 10 डिग्री केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर। तो यहाँ अपन एक चीज़ बताएंगे वास्तव में टेम्परेचर से कॉफिशिएंट पे या रेट कांस्टेंट पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये अपन आगे बताते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि भाई आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है, क्या बढ़ा है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स इसके बीच में ये जो कॉलिजन्स हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आपस में टक्कर क्या होगी, ज़्यादा। और टक्कर या कॉलिजन जितनी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ ये चीज़ अपन ने बताई है इसमें टेम्परेचर का। तो यहाँ अपन कह रहे हैं जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्कर्स या कॉलिजन्स हो रहे हैं इनके अंदर, तो इन कॉलिजन्स को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी की यहाँ डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉलिजन इन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड is known as collision frequency। आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉलिजन वर्ड का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि दो बॉल्स है आपके पास, हार्ड बॉल्स है, मान लो आपने जो ग्लास बॉल्स होती है, कंचे वगैरह होते हैं, उनको मान लो। तो जब एक कंचा दूसरे कंचे से कोलाइड करता है या टकराता है तो इनके बीच में अपन कह सकते हैं रिएक्शंस हो सकती है। तो जितनी नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज़्यादा होंगे उनमें रिएक्शंस के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज़ नॉन एज कॉलिजन फ्रिक्वेंसी। अगर कॉलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ कॉलिजन फ्रिक्वेंसी का मतलब आपको मैंने बताया कॉलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और ये कॉलिजन फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ऑन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊँगा मैं कॉलिजन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक जो फॉर्मूला अपन को ये लिखना है यहाँ पे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट द T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड द T डिग्री सेल्सियस। एक रेशियो है T + 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट आएगा उसका, और T डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट आएगा उसका, उन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, कॉलिजन टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट एट के, मान लेते हैं के T + 10 डिग्री। T का मतलब आपने मान लो 25 लिया, T कितना लिया 25, तो रेट कांस्टेंट कितने पे आ गया, ये 35 पे। T + 10 का मतलब 10 डिग्री बढ़ाना है, अपॉन रेट कांस्टेंट एट द T डिग्री सेल्सियस। तो ये ऊपर वाला T + 10 डिग्री पे है और नीचे वाला कितने पे है, T डिग्री पे है। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो लगभग आंसर या तो आएगा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। 2/3 नहीं आएगा, 2 to 3 टाइम्स। ऐसे आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऑब्लिक में लिखा हुआ है तो लिख दोगे तुम लोग बट्टे में आया हुआ है, बट्टे मतलब अपॉन में आया हुआ है।
तो अपन इसको क्या लिखते हैं 2 to 3 टाइम्स। ये इतना ज़्यादा इम्पेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का वास्तव में कोई भी केमिकल रिएक्शंस है उसमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होगा। और जो टेम्परेचर का इतना इफ़ेक्ट होता है, मान लो एक रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में हो रही थी T डिग्री पे, कितने मिनट में हो रही थी 10 मिनट में। अब वो आपने सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाया और वो रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट हो गई 3 मिनट में। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है देखो। 10 मिनट में जो कोई रिएक्शंस कंप्लीट हो रही थी वो अब 3 मिनट में कंप्लीट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। इसलिए अपन कहते हैं टेम्परेचर का कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। और वो चाहे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों पे सेम इफेक्ट होगा। दोनों में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, इंक्रीज। अब कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई आप जो ये रिएक्शंस है वो ओनली फॉरवर्ड को बढ़ाएगी या बैकवर्ड को। तो अपन कहते हैं टेम्परेचर जो है अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस है तो फॉरवर्ड को भी उतनी स्पीड से बढ़ाएगी जितनी कि बैकवर्ड को बढ़ाएगी। लेकिन अगर मान लो सिंगल एरो वाली इरिवर्सिबल रिएक्शंस है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन ने टेम्परेचर का यहाँ इफेक्ट बताया। और टेम्परेचर के इफेक्ट के बेस पे अब आगे अपन बताएंगे एक कर्व बताएंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में कर्व कैसे आएगा। तो यहाँ एक अगला टॉपिक अपन चेंज करते हैं इसके अंदर। इसके बारे में आप जो है ये एक ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना कि भाई टेम्परेचर का वास्तव में कोई भी रिएक्शंस पे इफेक्ट क्या होगा। तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जो है कर्व करना है, कर्व बिटवीन रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी। पीई का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कर्व है यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। अब इस कर्व के अंदर अपन क्या समझाएंगे, देख लो इधर, समझ लो। पहले एक कर्व बनाना है। कर्व को बनाने से पहले अपन एक बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कैसे कंप्लीट होगी। एक रिएक्शन बना रहा हूँ मैं H2 + I2 और ये जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, 2HI के अंदर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो H2 और I2 जो मैंने लिखा है, H2 के साथ ये क्या लिखा है I2, कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए ये I2 लिख दिया। तो H2 के साथ I2 और ये एरो करके क्या बना दिया 2HI। तो इस रिएक्शन में H2 और I2 दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और HI क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, अब आपको करना है क्या, जैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है तो आपको जो कर्व बनाना है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड में एनर्जी रखना है और इस साइड में क्या रखना है अपन का, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रख देते हैं PE और P का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ एनर्जी से है और यहाँ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे वो रिएक्शंस फिनिश होती जाएगी। जैसे अपन कोई भी रिएक्शंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक ग्लास बॉटल ली और बॉटल के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल दी। अब शक्कर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी। तो अपन जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे 10 ग्राम शक्कर ली, तो वो इनिशियल टाइम ये हो गया, या यहाँ से अपन को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जाके ये पूरी घुल गई तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है रिएक्शंस। तो रिएक्शन का डायरेक्शन अपन कह सकते हैं इसको, रिएक्शन का डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट का मतलब है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। और इधर क्या इंक्रीज हो रही है, एनर्जी। तो यहाँ अपन इसको एक बार समझने के लिए मान लेते हैं ये H2 की बॉल है और ये कौन सी है, I2 की। तो इनको एक हार्ड बॉल की तरह मानते हैं रिएक्टेंट को, और इन दोनों के बीच में आपस में क्या चल रहा है, कॉलिजन्स। और कॉलिजन्स चलेगा तो अपन कहते हैं एक जगह नॉर्मल कॉलिजन्स होते हैं। नॉर्मल कॉलिजन्स का मतलब है कि कभी आपने अगर कंचे खेले हैं, जो बॉल्स है, ग्लास बॉल्स अगर खेली है, तो यहाँ एक कंचे को दूसरे कंचे से मारते हैं, तो कभी कभार तो ये एक टक्कर लगने के बाद आगे चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अगला वाला कंचे के 2 टुकड़े हो गए,
ब्रेक हो गया। तो अपन कहते हैं कॉलिजन्स भी अलग अलग तरह का हो सकता है। एक तो नॉर्मल कॉलिजन्स, नॉर्मल का मतलब आपने लड़ाई तो करी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनमें टक्कर तो हो रही, कॉलिजन्स तो हो रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वो तो हो गया नॉर्मल कॉलिजन। लेकिन आपने इस कंचे को या इस बॉल पे मारा, कोलाइड किया ज़ोर से, तो ये अगले वाला बॉल टूट गया या पीछे वाला बॉल टूट गया, कोई भी एक टूट गया, इसका मतलब ये जो कॉलिजन हुआ वो कॉलिजन अपने काम का है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो नॉर्मल कॉलिजन्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उस पे जनरली कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहता क्योंकि उनकी एनर्जी अभी लो है। और जब अपन कहते हैं इफ़ेक्टिव कॉलिजन्स जब करेगा, और इफ़ेक्टिव कॉलिजन करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। तो आपको कॉलिजन्स को ध्यान रखना है कि भाई कॉलिजन्स नॉर्मली कॉलिजन्स होते रहते हैं। आप कभी बाइक लेके जाते हो, छोटी मोटी टक्कर तो चलती रहती है कि भाई कभी साइकिल वाले से लग गई, कभी आप थोड़ा फिसल गए, लेकिन इफ़ेक्टिव कॉलिजन्स कब होगा, जब दो कार, या अपन कहते हैं जो दो स्पीड सामने स्पीड से कार आ रही है या दो बाइक सामने से आ रहे हैं, तब इनमें जो है दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी सामने से 50 मीटर, और दोनों आमने सामने टकराए, कोलाइड किया, तब वो कॉलिजन होगा इफ़ेक्टिव। उसमें मालूम चलेगा कि वास्तव में चोट कहाँ कहाँ लगी या कहाँ कहाँ अपने फ्रैक्चर हुआ, वो कॉलिजन इफ़ेक्टिव है। अब जैसे एक बाइक वाला आगे जा रहा है और पीछे से आपने उसको थोड़ा सा मार दिया, वो कॉलिजन इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत डैमेज होगा, लेकिन ज़्यादा डैमेज किस में होगा, जब दोनों सामने की स्पीड से आ रहे हैं और तब कॉलिजन कर रहे हैं, तब वो इफ़ेक्टिव कॉलिजन। तो नॉर्मल कॉलिजन्स रिएक्टेंट के बीच में चलते रहते हैं एक रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उनमें कोई विशेष प्रोडक्ट या उसमें कोई प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब इफ़ेक्टिव कॉलिजन होगा तब उनके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस को अपन ने समझाया, और ये कर्व जो है अपन समझाएंगे उससे पहले ये चीज़ समझा देते हैं रिएक्शंस कैसे होती है। तो यहाँ कोई भी जैसे H जो है, H किसके साथ बॉन्डेड है अभी, H के साथ, ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया, और ये H2 का मॉलिक्यूल है, और I जो है वो किसके साथ बॉन्डेड है अभी, I के साथ। अभी इनमें कोई ज़्यादा कॉलिजन्स नहीं चल रहा है, और कॉलिजन अगर चल भी रहा है तो वो नॉर्मल कॉलिजन चल रहा है। अब एक स्टेट ऐसा आएगी जब दोनों बॉल्स आपस में टकराएगी, तो यहाँ अपन कह सकते हैं H जो है वो किसके साथ बॉन्डेड होना चाहता है, I के साथ, और ये इसका बॉन्ड भी धीरे धीरे क्या होना चाहता है, ब्रेक होना चाहता है, और ये एक नया बॉन्ड बनाना चाहता है I के साथ। तो यहाँ आपको मिल रहा है, दिख रहा है कि भाई H का रिलेशन किसके साथ हो गया, रिलेशन का मतलब है H की बॉन्डिंग किसके साथ होने जा रही है अब, I के साथ, और ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और नया बॉन्ड क्या होगा, प्रिपेयर होगा। तो यहाँ बॉन्ड जो है पुराना ब्रेक हो रहा है, नया बन रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ पर दोनों के साथ रिएक्शन चल रही है, और लास्ट में जाते जाते अपन कहते हैं H जो है वो किसके साथ कंबाइंड हो गया, I के साथ, और दूसरा H भी किसके साथ कंबाइंड हो गया, I के साथ। ये चीज़ जो है इसको अपन बोल सकते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट को अपन प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, अनस्टेबल होता है। अब यहाँ कर्व में ये चीज़ समझाते हैं कैसे ये रिएक्शंस होती है। तो यहाँ से अपन कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्शंस फिनिश हो गई। अब यहाँ से अगर आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट होगी और यहाँ जाते जाते फिनिश हो जाती है, यहाँ तो क्या हो रहा है, रिएक्शन का कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब है रिएक्शन का डायरेक्शन, और इधर इनकी क्या आ रही है, एनर्जी। तो यहाँ इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इस साइड में रिएक्शंस का फिनिश हो रहा है। यहाँ जाते जाते रिएक्शन पूरी फिनिश हो गई। तो इस कर्व में है क्या, जैसे अपन कहते हैं H2 और I2 एक नॉर्मल एनर्जी शो कर रहे हैं अपनी यहाँ पे, तो नॉर्मल एनर्जी सबके पास है। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो, स्कूल जाते हैं तो क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में जब बैठते हो तो हर एक के पास नॉर्मल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, नॉर्मल वाली। अब नॉर्मल तो है वो किसके पास है, H2 और I2 दोनों के पास है,
तो उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी गैप है, इसको अपन कौन सी एनर्जी बोल सकते हैं? एवरेज एनर्जी, AVERAGE। कर्व में ध्यान से देखना, कहाँ से कहाँ तक की एनर्जी को एवरेज बोला है? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को एवरेज। वो हर एक मॉलिक्यूल के पास है। जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उन 50 बच्चों के पास, सबके पास कौन सी एनर्जी होती है? मिनिमम एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी पे अपन कहते हैं रिएक्टेंट के बीच में जो कॉलिजन चल रहा है, H2 और I2 के बीच में जो कॉलिजन चल रहा है, वो कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि नॉर्मल है। जैसे आप क्लास में बैठते हो, एक दूसरे को आगे पीछे मारते रहते हो, वो कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब लंच होता है और लंच होने के बाद में आप क्लास से बाहर निकले, फिर आप कहते हो कि भाई तूने मेरे हाथ लगाया था, अब मैं तेरे को डिसुम करता हूँ। अब वो जो बाहर लंच के अंदर जो कॉलिजन हो रहा है, उसमें जो कॉलिजन होगा वो इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो यहाँ अपन कह रहे हैं जो नॉर्मल कॉलिजन चल रहा है H2 और I2 के बीच में, उसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस नेग्लेक्जिबल है, नहीं के बराबर है। लेकिन यहाँ कुछ एनर्जी को वो बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर से भी ज़रूरी नहीं है। आपस में जब इनके बीच कॉलिजन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा कॉलिजन्स होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो इनको जब एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिलेगी, अब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन किया है। ये तो नॉर्मल थी, नॉर्मल से एक्स्ट्रा एनर्जी इन्होंने ले ली। इस एनर्जी को आप नाम दोगे एक्टिवेशन। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी हो गई अपनी? एक्टिवेशन एनर्जी। ये हर एक मॉलिक्यूल के पास नहीं होती है। जिन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करना है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ जो है ये एक बैरियर है, इस बैरियर के वो अगर कोई पार करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करेगा, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कैन बी गेन बाय द रिएक्टेंट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बाय दिस एनर्जी रिएक्टेंट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी एनर्जी को बोलते हैं? इसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी। वो हर एक के पास तो नहीं होती है, लेकिन वो बाहर से या किसी सोर्स से गेन करते हैं। जैसे अपन ने गर्म किया तो कुछ पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली और वो लेकर कहाँ पहुँच गए? एक्टिवेशन एनर्जी लेके ये एक्टिवेटेड यहाँ पर एक बैरियर तक पहुँच गए। यहाँ अपन कहते हैं, मान लो यहाँ रिएक्शंस में A+BC, ये जो है A और BC जो है वो रिएक्टेंट है। अब यहाँ बनने के बाद क्या बन जाएगा? A-B-C। इसका मतलब यहाँ B और C तीनों के बीच में बॉन्डिंग चल रही है, दोनों के बीच में रिएक्शन चल रही है। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ मैंने कहा ना H2 और I2 नॉर्मल एनर्जी पे है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेने के बाद में क्या बनाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ में भी जुड़ा हुआ है, रिएक्टेंट के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ हायर एनर्जी पे जब रहेगी, कोई भी जो कंपोनेंट है या मॉलिक्यूल हायर एनर्जी पे जब रहता है, वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। अब वो स्टेबिलिटी कब जाएगा? जब वो लो एनर्जी में, जैसे मेरे पास हाथ में मार्कर है, ये मार्कर अभी अनस्टेबल है, कभी भी हाथ से फिसला और वो सीधा कहाँ गिरा? नीचे। अब ये हाथ में अनस्टेबल है, तो उस समय इस मार्कर की एनर्जी मेरे पास क्या ज़्यादा है? अब मार्कर की एनर्जी कम कब होगी? जब ये जाके फर्श पे गिर जाएगा। फर्श पे गिरते ही इसकी एनर्जी क्या हो गई? लो। अब उससे नीचे वो नहीं जा सकता। तो ये जो गैप आ रहा है, ये गैप कौन सा है? एक्टिवेशन एनर्जी। वो हर एक मॉलिक्यूल के पास नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास है, जो यहाँ एवरेज एनर्जी से कहाँ पहुँच गए? एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ने एक्टिवेशन एनर्जी ली और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिए। अब कोई भी रिएक्शन में 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो यहाँ ध्यान रखना है 100 मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ने ये एनर्जी ली और वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब धीरे धीरे ये कहाँ की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे।
तो यहाँ अपन कहते हैं ए का बॉन्डिंग बन गया बी के साथ और सी यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये चीज़ तो थी रिएक्टेंट और वो था प्रोडक्ट। अब ये ए डैश बी बना, इसका मतलब नई बॉन्डिंग बन गई ए का बी के साथ और सी अलग हो गया, तो ये प्रोडक्ट है। तो ये कर्व आपको समझ में आना चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अच्छा, यहाँ जब इन दोनों एनर्जी को जब ऐड करते हो आप, एवरेज प्लस एक्टिवेशन, तो टोटल एनर्जी को क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर का क्रॉस जो है वो ज़रूरी है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आपने क्रॉस नहीं किया है तो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो अब इन तीनों की डेफिनेशंस अपन लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ बताएंगे आगे कि भाई प्रोडक्ट और इसके बीच में जब एनर्जी गैप होता है, ये कर्व इस लाइन से नीचे आता है तो क्या होता है, और अगर ये कर्व यहाँ नीचे नहीं आके ऊपर ही ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है। तो ये चीज़ अपन समझा देते हैं। मान लो ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल किसका है? अपना एवरेज एनर्जी का लेवल है। अगर ये कर्व इससे नीचे चला गया तो अपन जब अब यहाँ निकालेंगे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा एच, और डेल्टा एच होता क्या है? प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। प्रोडक्ट एंथैल्पी में से कौन सी एंथैल्पी लेस करनी है? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी सिर्फ कितनी सी है? इतनी सी है। मान लो ये 5 जूल है, यहाँ से यहाँ तक का लेवल कितना है? 5 जूल, और यहाँ से यहाँ तक का 10 जूल, 10 जूल है। तो प्रोडक्ट में से अगर रिएक्टेंट घटाओगे, 5 में से अगर 10 लेस किया तो मेरे पास आंसर आया -5। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई? जब नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शंस है ये? एक्सोथर्मिक। तो कर्व को इम्पोर्टेंट है, ये कर्व पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज़ द रिएक्शन एंथैल्पी इन दिस कर्व। तो रिएक्शन एंथैल्पी कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो गैप आ रहा है इसी को अपन क्या बोलेंगे? रिएक्शन एंथैल्पी। और ये डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन? प्रोडक्ट माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट एंथैल्पी। अगर ये नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शंस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। अब मैं मान लो ये कर्व नीचे नहीं ख़त्म होके यहाँ पे ही फिनिश हो गया, एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, रेड लाइन से बनाता हूँ। ये कर्व मान लो ये यहाँ पे फिनिश हो गया, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। तो देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहाँ से यहाँ तक है, इतनी है, और रिएक्टेंट की कितनी सी है? इतनी सी है। तो अब यहाँ गैप भी निकालेंगे, ये गैप अपन प्रोडक्ट का निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक है और ये रिएक्टेंट का। अब अपन यहाँ अगर डेल्टा एच निकालते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस क्या होता है? रिएक्टेंट। अभी इसको मैं मान लेता हूँ 15, प्रोडक्ट की कितनी है? 15, और रिएक्टेंट की मान लेता हूँ 10। अब जो आंसर आया वो कितना आया? प्लस में 5, और प्लस में जब 5 आती है तो रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शंस कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक क्या होता है? ये कर्व से अपन समझा सकते हैं। इसमें कर्व में दे रखा है, अगर गैप जो है नीचे वाला कम और ये रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा वैल्यू, और अगर ये गैप ज़्यादा है और ये वाला कम है तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव एंडोथर्मिक को शो कर रहा है और नेगेटिव किसको शो कर रहा है? एक्सोथर्मिक को। और यहाँ मैंने बताया जो एवरेज एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन क्या होती है और थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो यहाँ एक वर्ड और लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, THERSHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन प्लस एवरेज, एक्टिवेशन प्लस एवरेज। इन दोनों एनर्जी का जो सम आएगा उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलेंगे? यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये कर्व जो है अपने टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट था। इसमें आपको तीनों की डेफिनेशंस, कर्व के बारे में, कर्व एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक कब होगा, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है और एवरेज एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें क्लियर होनी चाहिए ताकि ये कर्व इजीली समझ में आ जाए। तो ये टॉपिक अपन यहीं फिनिश करते हैं। इसकी डेफिनेशंस अपन नए टॉपिक में, अगले टॉपिक में करवाएंगे, क्या क्या डेफिनेशंस इसकी होती है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।